नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, देश की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में कई असामान्य राजनीतिक घटनाएं हुई हैं और एक साथ हुई हैं। मसलन पहली बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों एक ही दिन में अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं राष्ट्रपति से। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मोदी राष्ट्रपति से मिले हों और उसके कुछ ही देर बाद उसी दिन एक अलग से मीटिंग गृह मंत्री की यानी अमित शाह की राष्ट्रपति से हुई हो। लेकिन ऐसा हुआ पिछले 24 घंटे में। उधर अगर आप विपक्ष का खेमा देखें तो साल भर में पहली बार राहुल गांधी अपने घर में बेहद इंपॉर्टेंट क्लोज डोर मीटिंग करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी तक अपने घर में इस तरह की मीटिंग नहीं की है और इसके लिए उन्होंने फोन किया उद्धव ठाकरे को मुंबई और उद्धव ठाकरे से कहा कि आप इस मीटिंग में शामिल हुए। पर्सनल रिक्वेस्ट राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने फोन ममता बनर्जी को मिलाया और कहा कि आपको भी इस मीटिंग में आना है। इसके अलावा अखिलेश यादव से फोन पर बात हुई। इसके अलावा तेजस्वी को इनवाइट किया, स्टालिन को इनवाइट किया। जितने भी इंपॉर्टेंट विपक्ष के नेता हैं, उसमें से कई हो सकता है इंडिया अलायंस में भी ना हो, उन सबको फोन करके पर्सनली बुलाया है। अब सच यह है कि सोनिया गांधी ने, जो यूपीए की चेयरमैन है, एक आध बार ऐसी मीटिंग हाल फिलहाल में की है, लेकिन राहुल गांधी ऐसी मीटिंग पहली बार करने जा रहे हैं। और जानकारों का कहना है कि चाहे वो अखिलेश हो, तेजस्वी हो, ममता हो, उद्धव हो, या जितने नेता हैं, उनके साथ राहुल गांधी बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। बिग डिसीजन। अब दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई है। बीजेपी में और सरकार में आज दिन भर हलचल थी। मोदी और अमित शाह अलग अलग कई बड़े नेताओं से, बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मिले। उधर राजनाथ सिंह ने भी कई मीटिंग्स करी हैं पीयूष गोयल, जेपी नड्डा के साथ में। और यही नहीं, पहली बार और काफ़ी दिनों के बाद बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक मंगलवार को बुला रहा है। ऐसी बैठक जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे 2024 में जून में, तो भी ये मीटिंग नहीं बुलाई गई थी। लेकिन इस बार संसदीय दल की बैठक भी बुलाई जा रही है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि राजनीति में आखिर होने क्या जा रहा है, दिल्ली में क्या होने जा रहा है। यहाँ पर एक बात ज़रूर मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले राहुल गांधी ने विज्ञान भवन की एक मीटिंग में कहा कि मेरी बहन ने मुझसे कहा कि तुम आग से खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग विथ फायर। और राहुल गांधी ने कहा कि मैं भी जानता हूं कि मैं आग से खेल रहा हूं, लेकिन अब मैं इतना आगे बढ़ चुका हूं कि अब मुझे इसका डर नहीं है कि इस आग से जलेगा कौन। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी ने जो सबूत इकट्ठा किए हैं पिछले 6 महीने में चुनावी धांधली को लेकर, या मोदी किस तरह से प्रधानमंत्री बने, किस किस सीटों पर खेल हुआ, ये जो सारे सबूत इकट्ठा किए हैं, इसको लेकर ही क्या बैठक होने जा रही है समूचे विपक्ष की। और राहुल गांधी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं टेस्टिंग द वाटर, वो ये देख रहे हैं कि मोदी कितने पानी में। और उधर मोदी और शाह इसी की काट के लिए दिन भर मीटिंग करते रहे, राष्ट्रपति से भी मिले। BL संतोष, जो RSS का प्रतिनिधित्व करते हैं बीजेपी में, उनके साथ भी इंपॉर्टेंट बैठक हुई है अमित शाह की, और इसीलिए संसदीय दल की बैठक बुलाई जा रही है। सवाल इस बात का है कि क्या राहुल गांधी अंततः मोर्चा खोलने जा रहे हैं मिस्टर मोदी पर, और ये मोर्चा वो विपक्ष की मदद से खोलना चाहते हैं। इसीलिए अखिलेश हो, तेजस्वी हो, ममता हो, उद्धव हो, स्टालिन हो, या जितने भी नेता हैं विपक्ष के, सबको कॉन्फिडेंस में राहुल गांधी ले रहे हैं। अब दोस्तों, आज कुछ कांग्रेस के नेताओं से बात हुई, विपक्ष के नेताओं से बात हुई। उनका ये कहना है कि मॉनसून सत्र में नहीं, ये जो सत्र मॉनसून का चल रहा है, इसमें तो आग लगनी है, मॉनसून में आग लगने जा रही है पार्लियामेंट में, लेकिन जो शीतकालीन सत्र है, जो विंटर सेशन है नवंबर में जो शुरू होगा दिसंबर में, उस पर नज़र जो है वो राहुल गांधी की भी है, ममता बनर्जी की भी है, उद्धव की भी, उसी को लेकर मीटिंग हो रही है। अब नवंबर में ऐसा क्या होने जा रहा है आप जानना चाहेंगे। दरअसल नवंबर में बिहार, जो सबसे क्रूशल डिसाइसिव इलेक्शन है, उसके नतीजे आने जा रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि NDA के हाथ से बिहार निकल सकता है। इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, जो वहाँ पर वोटर लिस्ट के घपले हुए हैं, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि वोटर वर्सेस गवर्नमेंट चल रहा है बिहार में, स्थितियाँ ऐसी लग रही हैं कि NDA के हाथ से बिहार निकल जाएगा। अगर बिहार NDA के हाथ से निकलता है
तो फिर नीतीश बाबू की कुर्सी जाती है, और नीतीश बाबू की कुर्सी गई तो उनकी जो पार्टी है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं वेंटिलेटर पे है, उनकी पार्टी टूट सकती है। और अगर जेडीयू टूटती है तो मोदी जी की एक बैसाखी कमज़ोर होगी, और यहीं पर नायडू बाबू की भूमिका शुरू होती। वो नायडू बाबू जो पिछले कुछ महीनों से मिस्टर मोदी से नाराज़ चल रहे हैं, चाहे वो ट्रंप का मामला हो, चाहे वो डिलिमिटेशन का मामला हो, चाहे वो वोटर लिस्ट का मामला हो, खुलकर मिस्टर नायडू पहली बार बोल रहे हैं। और यही नहीं, नायडू स्टालिन के संपर्क में है, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, नायडू विजयन जो लेफ्ट पार्टी से मुख्यमंत्री हैं केरल में, उनके संपर्क में, नायडू के जो शिष्य हैं रेवंत रेड्डी, वो तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, यानी अपोजिट कैंप से भी वो संपर्क में है। और यहीं पर एक बात मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि ना सिर्फ नायडू बाबू को, राहुल गांधी को भी नवंबर का इंतजार होता है। सवाल इस बात का है कि अगर विपक्ष मोर्चा खोलता है मोदी पर, एक कमजोर मोदी पर जिसके हाथ से बिहार भी निकल जाए, तो क्या एनडीए के कुछ दल टूट सकते हैं? जेडीयू अगर टूटती है तो चिराग पासवान, जिनके पास 5 सांसद हैं, उनका क्या रुख होगा? और सबसे बड़ी बात, नायडू बाबू का क्या रुख होगा? मुझे लगता है ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ 15 सीटें थीं, 15 सीटें थीं जिसकी वजह से मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए। अगर ये 15 सीटों पर धांधली ना होती, ये 15 सीटें ना मिलती, तो मोदी सरकार नहीं बना सकते थे। यानी जो सवाल है वो 15-20 सीटों का ही है। विपक्ष इसे समझ रहा है। सवाल इस बात का है कि क्या विपक्ष वैकल्पिक सरकार बना सकता है? वेरी बिग क्वेश्चन, बड़ा सवाल है। और इस सवाल की तह में जाने के लिए आज श्रवण कुमार गर्ग को मैंने बुलाया। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एडिटर रहे, 50-55 साल से हिंदुस्तान की राजनीति सियासत देख रहे हैं, और मोदी जी को कम से कम 30-35 वर्षों से फॉलो कर रहे हैं। और हमारे साथ आज ये पार्लियामेंट के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट उमाकांत लखेड़ा भी होंगे। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि नायडू बाबू का इस वक्त मनोस्थिति क्या है, इस वक्त राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं, और क्या राहुल को काउंटर करने के लिए जो जिस आग से वो खेल रहे हैं, उस आग को बुझाने के लिए मोदी शाह कुछ पका रहे हैं, बड़ा पका रहे हैं। गर्ग साहब, कुछ अनहोनी सी घटनाएं हो रही हैं राष्ट्रीय राजनीति में। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं और कुछ ही समय बाद उसी दिन गृह मंत्री मिलते हैं, और ऐसा पहली बार हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि पहली बार ही, मतलब अपने करियर में मैं कहूंगा, राहुल गांधी फोन कर करके विपक्ष के सारे नेताओं को डिनर पे बुला रहे हैं। पहली बार डिनर दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे को फोन कर रहे हैं, ममता बनर्जी को फोन कर रहे हैं, स्टालिन को फोन कर रहे हैं, तेजस्वी को, अखिलेश को। ये होने क्या जा रहा है दोनों तरफ, और वो भी असामान्य हलचल, मोदी के कैंप में, राहुल के कैंप में। व्हाट इज गोइंग टू हैपन सर? देखिए, मोदी का कोई कैंप नहीं है। मोदी के कैंप केवल 2 लोगों का कैंप है, और राहुल एक कैंप बहुत बड़ा बना चुके हैं। कोई बड़ा कारण होना चाहिए, कोई ट्रिगर है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। वो ट्रिगर राहुल ने मोदी जी के लिए पैदा किया है या मोदी जी ने राहुल के लिए पैदा किया है, ये अभी खुलना बाकी है। मैं इसका कारण बता रहा हूँ। मोदी जी और शाह का मिलना राष्ट्रपति से बड़ी घटना है। लेकिन गर्ग साहब, लग क्या रहा है आपको लग क्या रहा है? कुछ ऐसा बड़ा करने जा रहे हैं, मतलब या तो मोदी की तरफ से क्या वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात होने जा रही है, उस पर कुछ होने जा रहा है, या फिर राहुल गांधी की तरफ से कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्योंकि मोदी भी काफी आज की तारीख में चारों तरफ मुसीबत से घिरे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, होने क्या जा रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, मोदी जी की, राहुल की तरफ से कुछ बड़ा नहीं हो रहा है। राहुल की तरफ से बड़ा सिर्फ ये हो रहा है, 5 तारीख को वो एक्सपोजर कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और वो काफी तैयारी के साथ कर रहे हैं। उसमें सारे इलेक्शंस कर्नाटक से लगा के अभी तक के उसको वो ले रहे हैं, और बहुत मेहनत के साथ उन्होंने कोई चीज तैयार की है जो कानूनी तौर पर, वो उन्होंने खुद ने कहा है, फूल प्रूफ है। जो वो खुद कह रहे हैं, ओपन एंड शट कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा कॉन्फ्रंटेशन राहुल गांधी सरकार के साथ पैदा कर रहे हैं, और 5 तारीख को जब ये करेंगे तो उसके बाद राहुल गांधी जो एक्सपोज करेंगे पार्लियामेंट, उस पर ठप होने वाली है। जी। तो
अब जो है पार्लियामेंट की लड़ाई पूरी की पूरी 5 तारीख को राहुल गांधी जो कहेंगे उस पर चली जाएगी, और जितने दिन पार्लियामेंट चलेगी उस पर होगी। सरकार इस समय बुरी तरह संकट में है जी। संकट में जी। लखेड़ा साहब, ये जो इशारा किया है गर्ग साहब ने कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, पहली बार मोदी और शाह जो है वो राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, इधर राहुल गांधी बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं जिसमें सारे विपक्ष के नेता को घर पर बुला रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी समझ रहे हैं कि मोदी एक बहुत ही कमजोर वक्त से गुजर रहे हैं, कमजोर जमीन पर जो है वो हैं इस वक्त, आगे कहीं मोदी को घेरने की तैयारी तो नहीं है? टेस्टिंग द वाटर, मिजाज को समझ रहे हैं, नब्ज समझ रहे हैं, इसलिए पूरे विपक्ष को लामबंद कर रहे हैं राहुल गांधी पहली बार। मैं भी मानता हूं, नहीं तो इस तरह से अचानक राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री का मिलना, उसके बाद गृह मंत्री का मिलना, और एक चीज ये संकेत देता है कि इनको तूफान के आने का पता लग गया है। और तूफान जो है, तूफान की क्या दशा होगी और क्या दिशा होगी, उसकी था लेते हुए ये राष्ट्रपति के यहाँ गए हैं। और उसको ये चुपचाप भी जा सकते थे बिना फोटो खिंचवाए हुए, इन्होंने बाकायदा फोटो खिंचवाई है। भाई इनको कौन रोक रहा है, चुपचाप जाए और बाहर आ जाए, लेकिन इन्होंने उसको एक संवैधानिक जामा पहनाया है, फोटो खिंचवा के और फोटो रिलीज करवा के। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मोदी सरकार, जो मुझे लग रहा है कि पूरा डिस्टेबलाइज की सिचुएशन में है, मतलब जिसको कह रहे हैं ना कि वो तराजू में मेंढक तोलने वाली बात हो रही है, कि आज हालत ये है कि राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते बहुत क्लियर कट बोला कि ये 15 एमपीज के बहुमत पर टिकी हुई सरकार है, और जो चुनाव इन्होंने बेईमानी से फरेब करके जीता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्सपोजे अगर आएंगे पब्लिक के सामने, तो जाहिर सी बात है कि ये टिक नहीं पाएंगे। और राहुल गांधी आज की तारीख में जो उनका लीडरशिप है वो एक तरह से स्टेबलिश हो गई है। डिनर डिप्लोमेसी चल रही है, क्यों बुलाया राहुल गांधी ने, तो बात होगी होगी, लेकिन जो बड़ी बात है, जो मुझे लग रहा है कि अगर नवंबर के महीने में अगर मोदी के हाथ से बिहार निकलता है, नीतीश की कुर्सी जाती है, और नीतीश की कुर्सी जाती है, तो गर्ग साहब पार्टी का क्या भविष्य आपको भी पता है, सबको पता है। अगर नीतीश कमजोर होते हैं, पार्टी स्प्लिट होती है, और नायडू बाबू जो लगातार मोदी के फैसलों के खिलाफ अब खुलकर बोलने लगे, क्या नायडू होल्ड्स द की? चाबी नायडू के पास है, भले ही विपक्ष सारा तैयार हो राहुल गांधी के साथ खड़ा हो, चाबी किसके पास है? मोदी की चाबी किसके पास आपको लग रही? मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी सरकार को चला लेंगे, माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाएंगे। वो अभी कोई एकदम सरकार को राहुल गांधी हटा देंगे, या इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है देश में, मैं उसको नहीं देखता। मैं ये देख रहा हूं कि मोदी जी इस पूरी क्राइसिस से निकलने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ओके, ये मैं देख रहा हूँ। वो ये नहीं देख रहे, वो उनको भी पता है जो आप कह रहे हैं कि नायडू क्या कर सकते हैं, या हम लोग जो बात कर रहे हैं कि बिहार में क्या होगा। मोदी जी जब इस तरह की बात का एक्शन लेते हैं तो वो सारी चीजें, ये सारे ऑप्शंस को सामने रख के करते हैं। तो वो इस बात पर निर्भर नहीं है कि नायडू क्या कर सकते हैं, बिहार का इलेक्शन क्या होगा। मान लीजिए कि बिहार के इलेक्शन की तारीखें ही घोषित नहीं हो तो आप क्या कर लेंगे? बिहार का इलेक्शन टाल दें, 6 महीने बाद करें। मोदी जी के सामने चैलेंज सिचुएशन को स्टेबलाइज करने का सबसे बड़ा चैलेंज ये है। मोदी जी आखिरी आदमी होंगे जो वो राहुल गांधी को आसानी से सत्ता सौंप देंगे कि आइए आप हुक्म चलाइए। नहीं नहीं, संभव नहीं। ये अभी बहुत जो चल रहा है वो अलग किस्म की कुछ चीज चल रही है। उसमें बिना कैबिनेट की मीटिंग के आप ये दो लोग मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई सीक्रेट एजेंडा है। सीक्रेट एजेंडा। क्या आपको लगता है गर्ग साहब, जी, आपको लगता है कि मोदी, आपने कहा कि मोदी क्राइसिस समझ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है मोदी भी इस चीज को फील कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं कि वो भारी मुसीबत में है, और इस मुसीबत से भारी बाहर निकलने के लिए ये सारी कोशिशें हो रही हैं? एग्जैक्टली। ये जो ट्रंप ने पैदा किए इकोनॉमिक क्राइसिस,
जबरदस्त की है, वो हमको पता नहीं है कितनी बड़ी क्राइसिस ये है। वोटर लिस्ट की है, और वोटर लिस्ट की है, पॉलिटिकल क्राइसिस राहुल ने पैदा कर दी है। एक साथ इतनी जो संकट आ गए, ऑयल को लेकर जो उन्होंने जी। धमकी दी है ट्रंप ने, रूस से खरीदने को लेकर, हथियारों को लेकर। 75 बरस का भी मामला है। तो हाँ, एग्जैक्टली, तो इसलिए 75 बरस का मामला है, आरएसएस का मामला है, प्रेसिडेंट, पार्टी के प्रेसिडेंट का मामला है, सब चीजें एक साथ चल रही हैं। इसमें सबसे बड़ा मैं मानता हूं, जो आप कह रहे हैं बार बार नायडू का, मैं इसमें आरएसएस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं कि वो आरएसएस अपने एजेंडे को एग्जीक्यूट कर पाता है क्या। इस मोदी जी जिस समय सबसे कमजोर हैं, उसमें आरएसएस अपने एजेंडे को कम एग्जीक्यूट कर पाता है, मैं ये देख रहा हूं। तो इसलिए ये अभी मुझे लगता है कि हमको ये 7 तारीख के डिनर के बाद और 5 तारीख के एक्सपोजे के बाद जो सिचुएशन बनती है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इनका मिलना बहुत सिग्निफिकेंट, मैं इसलिए मानता हूं कि जो कुछ भी होगा वो बहुत वेट नहीं करेगा, वो पार्लियामेंट सेशन में है और उसी में ये चीजें होना चाहिए। क्योंकि अगर विपक्ष को मोदी जी आगे बढ़ने देते हैं, कोई ढील देते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाएगी, ऐसा मेरा। क्योंकि राहुल जिस मूड में है, आग से खेलने के मूड में है, वो जी। काफी घोषणाएं कर चुके हैं कि वो डू एंड डाई के मूड में है। सरकार उसमें उसको अवॉइड करना चाहती है, ऐसा मेरा मानना है। जी, मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा, क्योंकि प्रियंका ने भी कहा है और राहुल गांधी ने बोला था कि मेरी बहन ने मुझसे कहा है कि तुम आग से खेल रही हो, और प्लेइंग विद फायर। मैं उस आग पर आऊंगा। रखेड़ा साहब, आपने एक बड़ी बात कही थी, मैं आपसे पहले बात कर रहा था, आपने कहा कि नायडू बाबू ने पार्टी की मीटिंग करी और उस मीटिंग में कहा कि हमें नवंबर तक इंतजार करना चाहिए। और क्योंकि आप नायडू साहब से बड़े क्लोज हैं 1996 से, और उनकी पार्टी को आप फॉलो करते हैं, ये इसका मतलब क्या है कि नायडू क्लोज डोर मीटिंग में अपनी पार्टी के कुछ नेताओं से कह रहे हैं कि हमें नवंबर का इंतजार करना चाहिए? इसका मतलब क्या, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफ में, व्हाट डज दिस मीन? आपका प्रश्न बहुत जायज है मौजूदा हालात में और बहुत महत्वपूर्ण भी है। चंद्रबाबू नायडू, मैं तो एक रिपोर्टर के नाते चंद्रबाबू नायडू से मिलता था, बहुत सालों से, तो बहुत समय से मैं मिला नहीं हूँ। लेकिन उनके जो इर्द-गिर्द जो लोग हैं, उनसे मैं लगातार जी। संपर्क में रहता हूँ, जो उनको सलाह देते हैं, और उन्हीं लोगों से मैं बात करता हूँ। और उनका ये कहना था कि कुछ लोगों से उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि देखिए, हम एसआईआर के मुद्दे पर अपना विरोध प्रकट कर चुके हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है जिस पर हम खुलकर नहीं विरोध नहीं करते। हम कोई सरेंडर ढंग से मोदी जी सरकार के साथ शामिल नहीं है, हम अपने स्टेट के इंटरेस्ट के साथ शामिल हैं। लेकिन अगर अगर कोई ऐसी नौबत आती है, कल आंध्र प्रदेश के हितों पर एसआईआर को लेकर के जो बिहार में जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो बुलडोजर छोटी-छोटी पार्टियों को या राज्यों की पार्टियों को निगल जाने के लिए अगर वो एसआईआर चलाया जाएगा, अब बिहार के बाद दूसरे राज्यों में, तो ये बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाएगी और फिर चंद्रबाबू नायडू भी नहीं बचेंगे। चंद्रबाबू नायडू तब बचेंगे ना जब उनकी पार्टी बचेगी। तो पार्टी जब इस तरह से जो एसआईआर का मॉड्यूल अगर हैदराबाद, तमिलनाडु और बाकी जगह जारी होगा, लागू होगा, तो उसमें तो जो माइनॉरिटी वोट बैंक है वो सब रफा-दफा कर दिया जाएगा और उसके बाद इनको कहा जाएगा कि आप हमारे एजेंडे पर चलो। तो ये एक बड़ी विकट स्थिति चंद्रबाबू नायडू के भी सामने है और चंद्रबाबू नायडू बड़े डिफेंसिव हैं। मजेदार बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि चंद्रबाबू नायडू किसी भी अपोजिशन, उनके बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं डीएमके के स्टालिन के साथ में। वो लगातार उनसे मिलते हैं, लगातार उनके संपर्क में रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनके साथ लेफ्ट के लीडर से भी, ठीक है वो भाजपा के गोद में है, लेकिन लेफ्ट के जो लीडर है आंध्र प्रदेश के, उनके साथ बड़े कॉर्डियल रिलेशन है उनके। इवन उनके केरला के चीफ मिनिस्टर से बहुत अच्छे रिलेशन है। और वो जब साउथ इंडिया के मुद्दों की बात आती है तो वो खुल करके आपस में बातें करते हैं। डिलिमिटेशन के मामले पर साउथ इंडिया के जितने 5-6 राज्य हैं, उन सब के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी सारी बातचीत हुई है। इवन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो अभी हैं, उनकी खूब बातचीत होती है, वो तो उन्हीं के चेले हैं। तो ऐसा है कि देखिए, पूरा जब कोई पासा पलटेगा, देखिए तूफान आने के पहले तमाम तरह की घटनाएं घटती हैं, तमाम तरह का होमवर्क होता है, तमाम तरह की गोलबंदियां होती हैं, पोलराइजेशन की एक स्टेज शुरू होती है। तो इनको हटाना या इनको सत्ता से बेदखल करना निश्चित रूप से एक बड़ा भारी चुनौती का काम है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, ये सत्ता पर चिपकने वाले लोग हैं।
ये सत्ता को नैतिक मानदंडों से नहीं चला रहे हैं। ये जी। संस्थाओं को, जितनी भी संस्था, इलेक्शन कमीशन वगैरह जितना भी है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी देखे ना किस तरह के सिग्नल भेज रहा है, हाई कोर्ट किस तरह के सिग्नल भेजते हैं। कई कुछ जी। जजेज हैं स्टेट जुडिशरी में या राज्यों के हाई कोर्ट्स में जो खुल करके इनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अदरवाइज जो हालात आज की तारीख में है, राहुल गांधी ने एक मैसेज देश में भेज दिया है जिसको पूरे देश के लोग, पूरे देश की छोटी पार्टियां बड़े इम्तिनान से सुन रही हैं, जी। देख रही हैं। और राहुल गांधी एक प्रतीक बन गए हैं कि अगर मोदी को चुनौती कोई दे रहा है तो राहुल गांधी दे रहे हैं। जी जी। नायडू बाबू की पार्टी को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं उमाकांत लखेड़ा, उनकी उनसे बातचीत हुई। एक बड़ी बात उन्होंने कही कि नायडू विपक्ष के जितने भी नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, सबके संपर्क में ज्यादा भरोसा रखते हैं। मोदी की जहां तक गोद में बैठने की बात है, वो एक राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। मौके का इंतजार नायडू भी कर रहे हैं, उस पर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन मैं एक असली सवाल पर आ रहा हूं, और अंतिम सवाल पे, कि प्रियंका गांधी ने कहा राहुल गांधी से कि तुम आग में खेल रहे हो, आप आग में खेल रहे हैं। ये राहुल गांधी ने खुद बताया कैमरे पर। क्या वाकई राहुल गांधी आग से खेल रहे हैं, जिस तरह के खुलासे करने जा रहे हैं? और अंतिम इसी में जो सवाल है, इस आग से जलने कौन वाला है? विपक्ष, सत्ता पक्ष? मोदी को असर आएगा, आंच आएगी? देखिए, विपक्ष नहीं जलेगा, क्योंकि विपक्ष में बहुत सारे नेता हैं। विपक्ष अब राहुल गांधी नहीं है अकेले, विपक्ष में बड़े बड़े लीडर्स हैं, स्टालिन हैं, ममता हैं, तेजस्वी हैं, बहुत ये हैं आपके तेलंगाना के रेवंत रेड्डी हैं, उद्धव हैं। ये पूरी तरह राहुल गांधी के अखिलेश तो बिल्कुल आग की तरह हैं, जो पार्लियामेंट में अगर आपने देखा हो उनको, लोकसभा में जो उन्होंने भाषण दिया, इसलिए राहुल के जलने का कोई सवाल नहीं है। विपक्ष के जलने का तो बिल्कुल सवाल नहीं है। इसमें बचाना है मोदी जी को, स्वयं को, अपने आप को, क्योंकि पार्टी उनके साथ कितनी ताकत से है वो अभी तय नहीं है। पार्टी पर रिलायबिलिटी उनकी कितनी है, वो अगर अमित शाह को भेजते हैं वहां, कहते हैं जाने के लिए, और राजनाथ सिंह को नहीं कहते हैं, जो कि नंबर 2 हैं, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ है पूरे के पूरे एजेंडे की, पूरे मिशन की। ये है पूरा का पूरा मामला। क्योंकि ये काफी, इन्होंने जो कहा लखेड़ा जी ने, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि ये काफी महत्वपूर्ण है। आप मीटिंग को पब्लिकली फोटो के साथ एक्सपोज कर रहे हैं, आप कोई मैसेजिंग कर रहे हैं पब्लिक में। राष्ट्रपति के साथ जो मीटिंग है, राष्ट्रपति के साथ, वो ऑल इंडिया में, दुनिया भर में मैसेजिंग है, विपक्ष को मैसेजिंग है। ऐसा नहीं होता आमतौर से। नायडू का सवाल रह गया, मुझे लगा चलते चलते ये भी पूछ लूं, नायडू का स्टैंड क्या होगा? आपको क्या लगता है, किस टाइप के पॉलिटिशियन है वो? नायडू बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, मोदी जी से पुराने पॉलिटिशियन हैं, और पॉलिटिकली बहुत एम्बिशियस हैं। उनके मन में एक इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की, या केंद्र में बहुत जिम्मेदारी का पद संभालने की, और वो उसको पोस्टपोन करते जा रहे हैं, कई कारणों से करते जा रहे हैं। ये उनके सामने बहुत बड़ा अवसर है, और वो इस काम में, और साउथ इंडिया से अगर आंध्र से चले आप केरल तक, एकमात्र नेता हैं जो केंद्र में, दिल्ली में जगह बनाना चाहते हैं। तीसरा मोर्चा बना रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, वो आम आदमी पार्टी के लोगों से मिले, नायडू जी मिले। इसलिए, और मोदी जी के साथ तो किसी कन्विक्शन के चलते नहीं है, वैचारिक साम्य के चलते नहीं है, बहुत मजबूरी में है मोदी के साथ इस समय। इसलिए, और वो मोदी, और दूसरा ये कि नायडू रिलायबल भी नहीं है, वो किसी भी दिन कह सकते हैं कि मैं चला, इसलिए वो मौके के इंतजार में है। और नवंबर का अगर वो कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो बिहार के नतीजों का इंतजार करना चाहते हैं। बिहार में अगर बहुत बड़ा उलटफेर हो जाता है तो उसके बाद नायडू पहले व्यक्ति होंगे जो विड्रॉ करेंगे पूरा का पूरा सपोर्ट। हमको
बहुत घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहा है उसमें कई किरदार इसमें पैदा हो गए हैं अब। और जैसा आपने भी कहा, राज्यसभा में मोदी जी का प्रेजेंट नहीं होना, भाषण अमित शाह दे रहे हैं। जवाब अमित शाह का देना, और राजनाथ सिंह का एक लो प्रोफाइल में अपने आप को डाल लेना, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। इसलिए मैं जो सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो थोड़ा सा राहुल इस चीज को समझ गए हैं। देखिए, ये उन्होंने जो डिनर बुलाया है वो ये इन लोगों के राष्ट्रपति से मिलने के बाद की घटना में देखता हूँ। इसमें ये उसके पहले का ये ट्रिगर इससे पैदा हुआ है कि ये मिले हैं दोनों, तो वो उसको प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं राहुल कि भाई अगर कुछ चीज बड़ी बनती है, इनकी मुलाकात से निकलती है, तो उसको प्रीएम्प्ट कैसे करना, उसमें अपोजिशन की भूमिका क्या होगी, ये पूरा मामला मुझे लगता है। जी गर्ग साहब, उमाकांत लखेड़ा बहुत ही एक्सपीरियंस पत्रकार, और दोनों का मानना है, लखेड़ा साहब का भी और श्रवण गर्ग साहब का भी, कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी आग से खेल रहे हैं। लेकिन गर्ग साहब का कहना है कि ये आग की आंच राहुल गांधी विपक्ष पर नहीं आएगी, इस आंच से मोदी घिरे हैं, मोदी इस आग से खुद को बचाना चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी बड़ा खेल, बड़ा दांव कर सकते हैं वो। दूसरी तरफ इस आग के बीच में अगर कोई व्यक्ति मौके का इंतजार कर रहा है तो वो नायडू बाबू, चंद्रबाबू नायडू, जिनके दिल में एक अरमान तमन्ना प्रधानमंत्री बनने की रही है, वो प्रयास करते रहे, बार बार उसे पोस्टपोन करते रहे। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि देश जिस राजनीतिक घटनाक्रम से या भूकंप से गुजर रहा है, आने वाले दिनों में वो हमें महसूस भी होगा। उस पूरे घटनाक्रम में एक ऐसा व्यक्ति है जो किंग मेकर हो सकता है, चाबी उसी के हाथ में, और उस व्यक्ति का नाम चंद्रबाबू नायडू है। देखना होगा नवंबर के बाद क्या होता है। जैसा कि लखेड़ा साहब ने कहा कि अपनी पार्टी के लीडर्स को नायडू बाबू ने कहा है नवंबर का इंतजार करिए। नवंबर इसलिए क्योंकि बिहार के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। गर्ग साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। लखेड़ा साहब आप आए, थैंक यू सो मच। शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम हो पाया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।